अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान के ताउन की वजह से एक दहशतगर्द जिसका नाम शरीफुल्लाह बताया जाता है, उसको अमेरिका की तहवील में ले लिया गया है। ये गालिबन 2021 में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था जो काबुल में एयरपोर्ट है उस पर, जिसमें 170 अफगान जान की बाजी से गए थे और उसके साथ साथ 13 अमेरिकन भी अ, उसमें हलाक हुए थे। तो ट्रंप साहब ने अपनी सदारत संभालने से पहले ये वादा किया था, जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, कि वो शरीफुल्लाह को अमेरिका लेकर आएंगे या इस हमले के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको अमेरिका लेकर आएंगे, और उनको सजा दिलवाएंगे। तो इस वादे की आज उन्होंने तकमील की और इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अम, इस तकरीब के बाद पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रद्द अमल दिया। सबसे पहले तो फॉर्म 47 के वजीर अजम शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनको बताया कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियां दे चुका है वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान अमेरिका के शाना बशाना खड़ा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। हालांकि यकीन जानिए, शहबाज शरीफ साहब को आज से पहले पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने किसी किस्म की मदद की है इस शख्स को अमेरिका के हवाले करने में। बहरहाल, और उसके बाद फिर पूरी शाम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर टॉक शोज हुए, तबसरे हुए, वो इसी तकरीर के हवाले से थे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम दिया गया था तमाम टीवी चैनल्स को कि वो इस खबर को ही फोकस करें और शायद इसको अगले कुछ रोज भी मजीद चलाया जाए। तो इस पर आज का मेरा तबसरा, मगर हमेशा की तरह दो गुजारिशात अपना वीडियो का आगाज करने से पहले। पहले तो ये कि अगर आप सिटीजन जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, अगर आप आज़ाद आवाज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। और दूसरा ये कि 26 नवंबर 2024 के आज तकरीबन 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस मौके पर आपने नहीं भूलना कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाई गई आसिम मुनीर की जानिब से। बहरहाल, ट्रंप की जो पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उस पर जो रद्द अमल दिया गया, मैंने जब वो तकरीब सुन देखी या वो तकरीर मैंने सुनी, तो मैंने कोई खैर इतना बॉदर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो रिएक्शन आया उसने मुझे मजबूर किया है कि मैं इस पर जरूर बात करूं। अच्छा, दोस्तों, सब थोड़ा सा हमें माजी में जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब बारहा इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दुनिया के किसी मुल्क बशमूल अमेरिका को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने एक से ज्यादा दफा ये कहा कि अ, वो उनकी जेल से रिहाई जो है वो चाहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल हो और एक सिस्टम के थ्रू हो, यानी कि पाकिस्तान की अदलिया उनकी पूरी असेसमेंट करे, और अगर वो समझे कि इमरान खान साहब इस काबिल हैं कि उनको रिहा किया जाए तो उनको रिहा किया जाए, ना कि उनकी रिहाई अमरीकी दबाव में हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जिनका ताल्लुक बहरहाल शायद किसी सियासी पार्टी से तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। तो उनकी कोशिश ये बहरहाल है कि ट्रंप के जरिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव डाला जाए कि पाकिस्तान में जो ये सूरत हाल है उसमें बेहतरी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद को सियासत से अलहदा कर ले। और फिर उसके बाद कुछ लोग समझते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और बाकी लोग भी हैं, कि इसी अगर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद को पाकिस्तान की सियासत से अलहदा कर लेती है, तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बहरहाल, इसके अलावा स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं
जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे भी है और आम आवाम से भी है, जो ये समझते हैं कि शायद ट्रंप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हुक्म दे कि वो इमरान खान को रिहा करे। लेकिन जो पाकिस्तान के बाकी इंटरनल मसाइल हैं उसके ऊपर अमेरिका अगर कोई रद्द अमल देना चाहे तो वो दे, ना देना चाहे तो ना दे, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई वो कैटेगोरिकली एक्सपेक्ट करते हैं अमरीकी सदर के हुक्म के साथ। अ, अच्छा दोस्तों, अब हमें थोड़ा सा ट्रम्प साहब की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि ट्रम्प साहब जो हैं वो रिवायती सियासतदान नहीं है। इन्हें अमेरिकन जो मफादात हैं वो अजीज हैं, जिस तरह बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स माजी में गुजरे हैं उनको अमेरिकन मफादात अजीज थे। लेकिन हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये तरीका होता है अमेरिकी मफादात को हासिल करने का, वो जरा मुख्तलिफ होता है। ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप एक बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन है। उन्होंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया है और बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अच्छे बिजनेसमैन की तरह वो अपने प्रोडक्ट का, यानी कि जो भी चीज वो बेचना चाहते हैं उसका रेट वो बहुत ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर निगोसिएशन होगी और इस निगोसिएशन के नतीजे में कोई थोड़ा सा रेट उन्हें कम करना पड़ेगा और दूसरे का दिल रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो आखिर में फायदा होगा वो बिजनेसमैन को ही होगा, ना कि सारिफ को या वो उस शख्स को जिसने वो चीज खरीदी है। दोस्तों, आपके सामने है पाकिस्तान में आप किसी भी सियाहती मकाम पर चले जाएं, वहां पर आपको जा बजा लोग बैठे हुए नजर आएंगे जो कि कालीन बेच रहे होंगे। आप उनसे बात शुरू करें, वो हो सकता है 20,000 से बात स्टार्ट करें या 25,000 से बात स्टार्ट करें और शायद आखिर में कुछ 100 लेके वो आपको कालीन दे दें। लेकिन अगर आप उसकी टोटल असेसमेंट करें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इतने पैसे घटाने के बावजूद भी जिस शख्स ने वो कालीन आपको बेचा वही फायदे में रहा। लेकिन बहरहाल जब आप कालीन खरीद लेते हैं तो आपको एक खुशी महसूस होती है कि बात शायद 20,000 से या 25,000 से शुरू हुई थी और बात आके 800 या 900 में खत्म हो गई। तो ट्रम्प साहब का तरीकाकार इसी तरह का है। जी दोस्तों, अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूं कि अब यूक्रेन के सदर को जब उन्होंने बुलाया अमेरिका, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के 320 अरब डॉलर्स जो है वो यूक्रेन की जंग में खर्च हुए हैं, जो कि वो वसूल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक 175 अरब डॉलर्स सैंक्शन किए गए थे और इन रियलिटी शायद 120 से 125 अरब डॉलर्स थे जो कि यूक्रेन को दिए गए। बाकी जो पैसे थे वो अमेरिका में ही लगाए गए यूक्रेन की जंग के लिए, लेकिन वो अमेरिकन इकोनॉमी का ही हिस्सा रहे। तो ट्रंप साहब इतने मासूम तो खैर नहीं है कि उनके पास ये फिगर्स ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने 320 अरब कह दिया, क्योंकि अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन्हें पता है कि जब सामने वाला उनसे निगोशिएट करेगा तो वो 320 की जगह शायद 200 अरब में मान जाए, तो फिर भी ओवरऑल तो अमेरिका को उसका फायदा ही हुआ या फायदा ही होगा। अम, तो इस साइकोलॉजी को हमने जहन में रखना है कि जब भी ट्रम्प साहब निगोशिएट करेंगे, एक तो हमें ये पता है कि ट्रम्प साहब किसी भी किस्म की नई जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जिसका उन्होंने बारहा इजहार भी किया है। और वो चाहते हैं कि मामलात बातचीत से हल किए जाएं, जितने भी हैं। लेकिन जब मामलात जब वो टेबल पर आते हैं बातचीत करने के लिए, तो फिर वो भावताओं से आगाज करते हैं। अ, लेकिन इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो हमने ज़हन में रखना है, और वो एस्पेक्ट ये है कि इलेक्शन से पहले ट्रम्प साहब ने जितने वादे किए उनके ऊपर अभी तक उन्होंने अमल किया है। इलेक्शन से पहले उन्होंने एक से ज्यादा दफा शायद ये कहा कि इमरान खान की जो कैद है वो गैर कानूनी है और इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। तो अब पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब इस तरफ कब कदम उठाएंगे। और हमें बहरहाल यकीन है कि अगर ट्रम्प साहब का वैसे कंडक्ट देखा जाए तो अब तक उन्होंने जितनी बातें इलेक्शन से पहले की, उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया है या कर रहे हैं इस वक्त भी। तो ये मसला भी जल्द ही वो अपनी टेबल पर लेके आएंगे और इसको भी आगे इसके ऊपर भी प्रोग्रेस करेंगे। जहां तक बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, दोस्तों ये बात याद रखनी चाहिए कि माजी में पाकिस्तान अमेरिका के लिए इस तरह की बेशुमार खदमात अंजाम देता रहा है। आपको याद हो एमएल कांसी, मशहूर जमाना एमएल कांसी केस, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के हवाले कर दिया था और उसके नतीजे में उन्होंने फिर मुबैना तौर पर पैसे वसूल किए थे अमेरिका से, जो कि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को सिर्फ नहीं मिले, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मिले होंगे, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी। फिर आपको रेमंड डेविस केस भी याद होगा। अ, अच्छा, एमएल कांसी का केस जब हुआ था और अमेरिका में उसको सजाए मौत फिर दी गई, आज से तकरीबन 25 साल पहले या 22 साल पहले, तो उस वक्त एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। एक कमेंट किया था एक वकील ने अदालत में कि ये पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माओ को भी बेच देते हैं, जिस पर पाकिस्तान में फिर बड़ा रिएक्शन भी हुआ। तो होना तो ये चाहिए था कि इस कमेंट के बाद हम तौबा कर लेते कि आइंदा हमने अमरीकी मफादात के लिए इस तरह के काम नहीं करने, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी रविश नहीं बदली, और हमसे मेरी मुराद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। बहरहाल दोस्तों, किस्सा मुख्तसर के माजी में जो काम अमेरिका पैसे दे के करवाया करता था, अब उसके लिए उन्होंने सिर्फ शुक्रिया अदा कर दिया है ट्रम्प साहब ने, और उन्होंने बड़ा ही सस्ता सौदा कर दिया। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इसी बात पर खुश हो रही है कि कम से कम उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तो किया। अब बहरहाल मीडिया पर जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, और इस वक्त भी वो दिया जा रहा है, वो उन्हें देने की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि दोस्तों, ये जो जंग है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ छेड़ रखी है, ये आसाब की जंग है। जो थोड़ी बहुत सपोर्ट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या आसिम मुनीर साहब को अवेलेबल है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनको ये एहसास दिलाना चाहती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और इसीलिए इस तरह की छोटी सी बात पे एक जो है ना वो इतना जबरदस्त किस्म का रद्द अमल दिया जा रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप कंडक्ट देखें, माजी में हमेशा अमेरिका को इनसे गिला रहा है कि ये डबल गेम्स करते हैं, हमेशा ये डबल क्रॉस करते हैं। अ, ये लोगों को अगवा भी करते हैं, अमेरिका के हवाले भी करते हैं, लेकिन फिर अमेरिका को धोखा भी देते हैं। लेकिन इस गेम का नतीजा जो है वो हमेशा पाकिस्तान की अवाम ने चुकाया। अगर आप पिछले 2 रोज की खबरें देखें तो कल बन्नू में जो कैंट है वहां पर हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 18 से 20 अफराद अब तक की खबरों के मुताबिक शहीद हो गए, और उसके अलावा जो है वो शायद 16 उन्होंने क्लेम किया है कि खुदकुश दहशतगर्द खुदकुश बमबार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको भी मार गिराया। इस पर जो आईएसपीआर है, वो और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है, वो आज खोखले नारों से भरा हुआ था कि हमने उनका हमला नाकाम बना दिया है। और अब सवाल उनसे जो पूछा जा रहा है इस वक्त आईएसपीआर से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि जो कामयाबी का मयार है आपका वो क्या है? आपके 18 से 20 अफराद ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं इस हमले में। 30 अफराद तकरीबन इस वक्त सख्त क्रिटिकल हालत में इस वक्त अस्पतालों में हैं, उनमें से भी कुछ शायद शहीद हो जाएं। तो क्या नंबर होगा जो दहशतगर्द अचीव करेंगे, यानी कि कितने अफराद को, कितने बेगुनाह और मासूम अफराद को वो शहीद करेंगे, जब
آپ کا ذہن یہ مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ یہ ایک کامیاب حملہ تھا، نہ کہ ناکام حملہ۔ میرے خیال میں دوستو اس کی جہت ایک اور بھی ہے کہ یہ اس حملے میں چونکہ عام شہری شہید ہوئے ہیں یا سیکیورٹی فورسز کے 5 یا 4 جوان شہید ہوئے ہیں، تو شاید اس لیے اس حملے کو ایک ناکام حملہ کہا جا رہا ہے۔ اگر یہی واقعہ خدا نخواستہ پاکستان کی ملٹری کے کسی آفیسر کے اوپر ہوا ہوتا تو شاید آئی ایس پی آر انہیں اس حملے کو ناکام کم از کم کلیم نہ کرتے۔ ایک بات تو اس وقت طے ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی حالیہ لہر آئی ہے اور ماضی میں بھی جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا مقتدرہ ہے وہ انوالو ہے۔ آپ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کا بیان ایک سنا ہوگا، جس کو اس وقت سوشل میڈیا پر بھرپور کوریج مل رہی ہے۔ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈاکٹر امجد، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ہیں لیکن کسی پچھلے دور میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، انہوں نے ڈاکٹر امجد کے پاس کچھ لوگ بھجوائے، ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری کے ہوں گے یا پھر آئی ایس آئی کے ہوں گے یا ایم آئی کے ہوں گے، سوات سرکٹ ہاؤس میں، اور وہاں پر انہوں نے باجوہ صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت، عمران صاحب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 3 سال کے لیے دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر پاکستان میں سیٹل کر دیں۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ساکھ پر۔ ان کی ساکھ خیر کبھی بھی اچھی نہیں رہی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خراب ہی ہو رہی ہے۔ اگر اس بات میں کوئی بھی حقیقت ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خود احتسابی کا نظام اگر فوج میں ہے تو اس کے نتیجے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا احتساب ہوگا اور سخت احتساب کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر اس میں یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، یہ کلیم غلط ہے، تو پھر جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بہرحال اگر آپ حالات پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک سینس یہ بنتی ہے ان چیزوں کی کہ پاکستان میں پچھلے 3 سے 4 سال گزرے جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو وہ قدرے پرامن دور تھا۔ دہشت گردی کے واقعات بہت حد تک کنٹرول کر لیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے افغانستان میں جو طالبان تھے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان کی ایک ڈیل آپ نے کریک کروائی امریکہ کے ساتھ، اور جس کے نتیجے میں امریکہ افغانستان سے باہر نکل گیا۔ لیکن پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ سوٹ نہیں کیا کیونکہ ان کی ریلیونس اب نہیں رہی سسٹم میں، اس لیے پھر اچانک ہی دوبارہ ملک میں دہشت گردی شروع ہو گئی۔ اور اب اسی کا شاید نتیجہ ہے کہ اب پاکستان اس در پہ ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک جنگ کرے تاکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیونس جو ہے نا وہ مل سکے۔ بہرحال اس موقع پر اس بیان کے بعد خاص کر جو ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اور پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر نے آج جو کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے حملے ناکام ہو گئے، اس پر جو لوگ اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں وہ یقین جانیں انہیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگلی باری ان کی ہوگی، نہ کہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افسران کی۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو وہی کرنا چاہیے جو اس وقت تک وہ کر رہے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، اپنی لابنگ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اگر ملک میں رول آف لا ہوگا تو دہشت گردی ختم ہوگی، ورنہ اسی طرح آپ کی اولادیں، آپ کے بچے مرتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ بہرحال دوستو، مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔